कई सारे प्रोडक्ट और कई सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर, सुनकर, सोचकर आपको लगता है हाँ, ये तो हमें आता है, ये तो हमने देखा है, फील किया है, छुआ है और काम में भी लिया है। लेकिन अगर उस पर 4 सवाल जो पूछ लिए जाए ना, तो फिर पता चलता है कि अरे, हमें तो ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। ऐसा ही आज रिसर्च गुरुकुल में हम एक सेक्टर चुनने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको ये तो लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, और गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने उसे देखा है, छुआ है, कई बार इस्तेमाल किया है इन प्रोडक्ट्स को। लेकिन जब इस एपिसोड के अंत में आप फिर से रिवीजन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अब पता चला है। जी हाँ, आज ऐसा ही सेक्टर हम चुनने जा रहे हैं, वो है सीमेंट। आप सबने देखी है सीमेंट, काम में भी लिए, नहीं लिए तो कहीं न कहीं काम में आती हुई देखी होगी, और सबको पता है सीमेंट क्या है, कहाँ काम आती है और किस तरह से सीमेंट कंपनियां मार्केट में ट्रेड होती है। लेकिन आज इस सेक्टर पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने वाले हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, जो एक के बाद एक रिसर्च गुरुकुल में शानदार एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वाई भी ले रहे हैं। वरिंदर बंसल साहब, पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स LLP के फंड मैनेजर। वरिंदर जी, थैंक यू। तीनों एपिसोड तगड़े गए हैं, थैंक यू। और एक के बाद एक लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं, शुगर हो, चाहे API हो, या चाहे फिर हमने डीमर्जर वाली कंपनियों पर बात की हो। आज हमने सीमेंट सेक्टर चुना है। तो पहले तो ये बता दीजिए कि सीमेंट वही है ना जो हम देखते, छूते, फील करते हैं, काम में लेते हैं, उसके अलावा भी कुछ हो? बिल्कुल, शायद बिल्कुल बचपन में कई बार कैल्शियम की कमी होती तो चूना सीमेंट खाया जाता है। लेकिन हाँ, क्या वाकई में ये प्रोडक्ट इतना आसान है जैसा हम देखते हैं, या फिर ये बनता कैसे, क्योंकि इसकी प्रोसेस समझ लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो मेरे लिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम सब सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब साथ में सीखें। दूसरा, सीमेंट ना एक बहुत हाई इंटेंसिटी कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है। एक प्योर कमोडिटी है। ये इसका कोई ब्रांड नहीं है अभी तक। आप बहुत एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जिस तरीके से भी है, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस ना कभी भी आप बढ़ा नहीं सकते हो। वो डिमांड या प्रोडक्शन के हिसाब से ही सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सो इसमें कोई ब्रांडेड कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है एज अ कंपनी, कि आप खर्चे कम करो। खर्चे कम करो, हम उस पर आएंगे। पहले आपको बता दें कि सीमेंट बनता कैसे है। आई थिंक वो बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आपको प्रोसेस समझ आ जाए कि सीमेंट बनता कैसे है, देन आपको कई चीजें मालूम चलेंगी। तो सबसे पहले होता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन चूना, ठीक है ना, वो लाइमस्टोन होता है। उसको हीट किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। तो पावर जरूरी चाहिए आपको। जब आप उसको हीट करते हो, हीट करने के लिए चाहे आप कोल ले लो, चाहे पेट कोक ले लो, चाहे लिग्नाइट ले लो, तीन तरीके से। सो लाइमस्टोन को हीट करके क्लिंकर बनता है। क्लिंकर का नॉर्मली रूडिमेंट्री जो इक्वेशन है वो है कि अगर 1.5 टन का लाइमस्टोन है तो 1 टन का क्लिंकर निकलता है। क्लिंकर को फिर क्या होता है, ग्राइंड किया जाता है जिप्सम के साथ। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम इज अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको बाइंडिंग मजबूती देता है, ठीक है ना, वो है। तो कई लोग उसको ग्राइंड करते हैं जिप्सम के साथ, या फ्लाई ऐश या स्लैग के साथ भी मिक्स कर देते हैं, तब बनता है सीमेंट। तो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर आप सीमेंट कंपनी सेटअप करना चाहते हो। हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी कंपनी को पढ़ रहे हो, आप हमेशा वैसा सोचो कि अगर आप ओनर कंपनी के, तो आपके पास अगर और करना चाहें ऐसा कोई सीमेंट कंपनी को सेटअप, तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल मेरे इलाके में करनी चाहिए। आपके इलाके में, चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे मेरे एरिया में कम से कम 8-10 सीमेंट प्लांट है, और उसकी एकमात्र सबसे बड़ी वजह है लाइमस्टोन की माइंस। जो चूना जो निकलता है, चूने वाला पत्थर, उसकी जहाँ खदानें हैं उसके आसपास अपने आप सीमेंट प्लांट आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज वही है, हर एक कंपनी क्या है कि अगर आपके पास लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं, तो आपको प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दूं, जैसा आपने कहा है। सबसे पहले आपको लाइमस्टोन चाहिए। इस लाइमस्टोन को आपको पकाना है एक तरह से, और पकाने के लिए आपको पावर चाहिए। वो पावर आपको या तो कोयले से आएगा, या फिर आपका पेट कोक से या लिग्नाइट से आएगा, ठीक है। तो एक तो पहला चूना होना चाहिए, दूसरा पावर होनी चाहिए, और इन दोनों को मिलाकर जिप्सम चाहिए। जब जिप्सम के साथ इसको आप क्लिंकर को मिक्स करके और पकाते हैं, ये आपकी सीमेंट बन जाता है। बिल्कुल सही है। अभी इसमें बहुत बहुत क्वालिटीज होती हैं, हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से करती है कि अगर आप में क्लिंकर ज्यादा होगा तो ज्यादा मजबूती होगी, पर मार्जिन कम होंगे। तो अलग अलग सीमेंट के भी कई तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो OPC, PPC, PAC अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें डेफिनेशन वाइज क्या होता है कि क्लिंकर का परसेंटेज कितना है, फ्लाई ऐश का कितना है, स्लैग का कितना है, उस तरीके से होता है। अगर आपको बहुत मजबूत कुछ डैम बनाना है तो शायद क्लिंकर ज्यादा लगेगा। आपको नॉर्मल रोड्स बनानी है तो क्लिंकर कम लगेगा, बट उससे मार्जिन पे डिपेंड करता है कंपनी का कितना होता है। तो वो बहुत जरूरी चीज है। सो कंपनीज जिनके पास
अगर कुछ कंपनी जैसे आप सोचोगे किसी के पास हम देखते हैं पढ़ते रहते हैं कि कंपनीज लड़ रही हैं कि मुझे लाइमस्टोन का रिजर्व मिला कि नहीं मिला, कितने सालों के लिए मिला, किस कॉस्ट पे मिला, तो वो डिपेंड करेगा आपका कॉस्टिंग कितना आएगा। कंपनीज जहाँ पे कितना दूर है प्लांट, माइन से कितना दूर है, माइन से कितना दूर है, फिर जब सीमेंट बन भी जाएगा तो जब आप बेचने जाते हो तो कितना दूर है, उससे फर्क भी पड़ेगा। मार्केट कितना दूर है तो इस हर गेम में एक ही चीज सबसे जरूरी है कि आप कॉस्टिंग कितना कम करते हो, कॉस्टिंग कितना कम सीमेंट करते हो। बनाने से लेकर सीमेंट बेचने तक की कॉस्ट पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप गेम जीत गए, राइट। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कॉस्ट कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसमें क्या क्या तरह की कॉस्ट होती है जब हम सीमेंट बनाकर बेच रहे हैं, वो जरा समझाइए। सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी तकरीबन 45% होती है। आपके टैक्सेस जो कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो होते हैं 20%। जो कि वो जीएसटी टाइप और आपके जो भी लग रहे हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं, स्टेट के, सेंट्रल के अलग टैक्सेस होते हैं। फ्रेट कॉस्ट होती है 15%। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट भेजने का खर्चा। एग्री। डीलर मार्जिन होता है 10%। ओके। और आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है 10%। अच्छा। अभी इसमें सबसे जरूरी समझने की बात क्या है कि आप एज अ कंपनी, अगेन मैं आपको अपने आप को कोई भी कंपनी मान लीजिए, एसीसी, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, आपका कंट्रोल किस पे हो सकता है? टैक्सेस में आप पैसा बचा नहीं सकते हो, डीलर मार्जिन से पैसा बचा नहीं सकते हो आप, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे पैसा बचाओगे, ठीक है, या आप फ्रेट में पैसा बचाओगे। अच्छा, कॉस्ट तो वहीं पे कम होगा ना। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में या तो अगर कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है। आपके पास रिजर्व्स हैं, आप कोला एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, कोला यहाँ से मंगा रहे हो, इंडोनेशिया से मंगा रहे हो, फ्रेट कॉस्ट प्लांट कितने नजदीक है, पास है, तो आपका कॉस्ट कहाँ पे कम करना, आपके दो ही एलिमेंट है, तो आपका अब एक पैसा चीज बचाना बताओ, है। आप जब कह रहे हो कि फ्रेट कॉस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज है जहां आप कॉस्ट बचा सकते हो, तो किसी भी कंपनी को फ्रेट कॉस्ट बचानी कैसे? दो तरीके से, या तो वो प्लांट है ना माइंस के नजदीक लगाए, या वो प्लांट जहां उसकी सीमेंट बिकती है उसके नजदीक लगाएं। ज्यादा बढ़िया क्या है? सर वो ठीक है, बट कई प्लांट्स पुराने जो कंपनीज है ना, जो 20-30 साल पुरानी कंपनीज है, उनके जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, सेटअप लगा हुआ है। जी। जैसे मैंने बोला क्लिंकर और ग्राइंडिंग, सो जिसके पास क्लिंकर और ग्राइंडिंग है वो इंटीग्रेटेड यूनिट बोलते हैं उसको। बट ये कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही जगह पे होते हैं, बिकॉज कई प्लांट्स बहुत पुराने लगे हुए हैं, सो यू कांट इवन हेल्प इट आउट। आपको है ही नहीं, आपको तब लग गए जो लग गए। हाँ, यहाँ पे तो एक एक सीमेंट कंपनी लड़ती है कि मेरे पास कितना ट्रक वाले आएंगे, कितना कॉस्ट मांग रहे हैं, कब भेजूं, डीजल का भाव कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। सो एक एक कैलकुलेशन उनके लिए बहुत अहम है ताकि उनका खर्चा कम हो जाए। बिकॉज स्टील का प्लांट इतना, सॉरी सीमेंट का प्लांट इतना बड़ा होता है, आपने एक बार सेटअप कर दिया, आपको दोबारा चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक बात है। इसलिए तो अच्छा, अब ये बताइए कि सीमेंट का जो साइकिल है, क्योंकि आपने कहा कि ये प्योर कमोडिटी, प्योर कमोडिटी का साइकिल होता है, बिल्कुल हर कमोडिटी का होता है, सीमेंट का भी होता है, तो सीमेंट के साइकिल को कैसे समझना है? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर हमने क्या किया, कोशिश किया कि लास्ट के 14 साल देखने के लिए, 14 साल देखने के लिए, उसमें जरूरी क्या था, अगर आप देखिए FY05 से लेके FY8 तक, देखिए जैसे वर्ष 2005 से 2008, जैसे आपने बोला एक कमोडिटी है, ठीक है ना, इसमें साइकिल जरूरी है, इसमें डिमांड सप्लाई है, सिंपल भाषा में। ठीक है। अगर अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी लेकिन उतना कंजम्पशन नहीं है, तो आपके रेट कम हो जाएंगे, गिरा नहीं पड़ेंगे, एबिटा पर टन, या फिर आप जो एबिटा को बोलते हो, कामकाजी मुनाफा कम हो जाएगा, आपका पर टन कम हो जाएगा। तो आप अगर FY05 से FY08 तक देखिए, तो आप देखेंगे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो कैपेसिटी बढ़ी वो बढ़ी 160 से 200 मिलियन टन, ठीक है, यानी तकरीबन 20%, हाँ, 20-25% बढ़ी। लेकिन जो प्रोडक्शन है उस समय प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तकरीबन 30%, बिकॉज यूटिलाइजेशन रेट, जो प्लांट का यूटिलाइजेशन रेट है वो 83% से 90% हो गया। तो यहाँ पर मेरा एक बेसिक सवाल और है, जो भी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं कि सीमेंट कंपनियां उस कैपेसिटी के 100% पे ही यूटिलाइजेशन हो, 100% ही प्रोडक्शन निकाले, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये हमने 10 साल से हम लोग गए नहीं है, हम 70 कम ज्यादा दोनों हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। हम लास्ट 10 साल से हम लोग सीमेंट में 65, 66, 67 तक ही रुके हुए हैं एज अ इंडस्ट्री। इसकी वजह क्या है? डिमांड नहीं है। अच्छा, डिमांड नहीं है, इंपॉर्टेंट वो। तो अगर आप देखो कि FY05 से 08 तक क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, यूटिलाइजेशन ज्यादा हुई, तो आपका एबिटा पर टन, जो कामकाजी मुनाफा है, वो 400 से 1200 हो गया था, 3 गुना हो गया था। लेकिन लास्ट 10 साल में क्या हुआ, लास्ट 10 साल में जो कैपेसिटी थी इंडिया की, वो बढ़ गई 140%, 200 से लगभग 350, 450, 464 मिलियन टन। लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ा सिर्फ 80%। ओके, क्यों? क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन रेट था, जो 90% पे प्लांट चलते थे, वो हो गया 70% रह गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो आपका कामकाजी मुनाफा है। आप ये कह रहे हो कि सीमेंट के साइकिल को समझने के लिए मुझे एक तो ये देखने की कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ यूटिलाइजेशन कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
करेक्ट। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजों का अगर मैं मिक्स करके साथ में देखूंगा तो मुझे पिछले 10 साल का जो आप आंकड़ा बता रहे हो, कैपेसिटी 250% बढ़ गई है, बिल्कुल लेकिन यूटिलाइजेशन सिर्फ कम हो और गई है, कम होकर आ 90 से गया, 70% 90 से 70% आ Yes, गया। yes, yes, तो yes. मेरे पास बनाने के लिए है जगह, yes, लेकिन yes. कोई लेने वाला नहीं है। तो इसलिए एबिटा पर टन कामकाजी मुनाफा 1200 से कम होके 775 अच्छा। 775 रह गया, कम हो गया है। Okay. लेकिन एक चेंज जो जरूरी है, जो हो रहा है लास्ट एक साल में, कि आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 63% से 69% इंडस्ट्री का आ गया है। और मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जो भी है ये मोतीलाल पिछले एक जी, साल में हुआ? वो एक साल में हुआ। अच्छा। इसलिए आप बार बार सुन रहे हो, लोग बोल रहे हैं सीमेंट में देखो, सीमेंट में देखो, सीमेंट सेक्टर देखो, कि अगर अपना यूटिलाइजेशन रेट वापस 70-75% तक चला जाता है, जो बहुत एनालिस्ट बोल रहे हैं 2 साल में वो हो सकता है, देन आपको लगेगा कि जो एबिटा पटन है, क्या वापस 850 इसमें मेरा एक सवाल नहीं जा है, सकता। मेरा इसमें एक सवाल है। आप जब कह रहे हो कि पिछले साल वित्त वर्ष 2017 में, उसके पिछले वाले साल में 63% था यूटिलाइजेशन रेट, इस साल 69% हो गया 18 में, क्या ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। Yes. अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात है, राइट, लेकिन बढ़ेगा कब? जब डिमांड बढ़े। यस, तो डिमांड बढ़ने के कोई संकेत आ रहे हैं? इससे डिमांड बढ़ रहा है। अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स देखिए ना, सब सीमेंट कंपनीज के, तो आपको सेल्स ग्रोथ मिल रहा है, अच्छा, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। आप श्री सीमेंट, हाँ, एसीसी, सबकी volume growth आ रही, correct। पर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। ओके। कैपेसिटी है। तो कंपनियां पैसा कब कमाएगी? Capacity- जब ज्यादा माल भी बेचे और ऊंचे भाव पर भी बेचे। सी सर, मैं सॉरी बट आई विल डाइग्रेस अ बिट। ये सब सीमेंट हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इंफ्रा हुआ, इसमें क्या होता है कि जब सब पैसा कमाने लग जाते हैं ना, तो इतना कैपेसिटी आ जाता है, इतना कैपेसिटी आ जाता है ना, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं वही खड़े रह जाते हैं। और कैपेसिटी क्यों आता है कि कोई डेट ले लेता है, कोई इक्विटी के पीछे भाग जाता है, सबको लगता है। रियल एस्टेट में क्या हुआ, जब रियल एस्टेट में पैसा पहले कम बनता था, फिर सबको पैसा बनने लगा, जब पीक पे जाके सबको रियल एस्टेट ही करना था, डीएलएफ को छोड़ो, सब छोटे छोटे छोटे, आपको कांदीवली बोरीवली में 50 बिल्डर्स मिल गए, सारे के सारे मिल गए, सबको पैसा मिल गया, इतना कैपेसिटी बन गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है रियल एस्टेट में या इंफ्रा में, कि कैपेसिटी इतना है, प्राइसिंग पावर ही नहीं है। वैसी सीमेंट है, अच्छा। कमोडिटी है ना। आपको ऊपर के लेवल पे जब 2008 में इतना कैपेसिटी आ गया, 90% तक यूटिलाइजेशन हो हाँ, गया, क्योंकि 90% यूटिलाइजेशन हो गया तो लोगों ने लगा कि डिमांड बनी रहेगी, और उस लगाओ समय प्लांट। कितने प्लांट लगे, प्लांट ही लगे, क्योंकि उनको था कि आगे साइकिल कंटिन्यू होगा। पर एफआईओ में क्या होगा, वो पूरे का पूरा Crash हो गया। क्रैश हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, अपना कैपेसिटी रह गया। अभी 10 साल तक वो साइकिल वापस नहीं आया। अभी साइकिल अगर वापस आया, दैट इज अ बिग चेंज, बिकॉज इन लोगों ये ने साइकिल ऊपर आने की हलचल शुरू हो गई, एग्जैक्टली है ना? Exactly. तो वो कहते हैं कि शुरुआती संकेत, Exactly. वो बीज Exactly. से अंकुर बाहर निकल के जमीन से बाहर आ रहा है। अच्छा, तो हम एकदम सही वक्त पे, हम सही वक्त पे इसको अगर आप डिस्कस देखो कर रहे कुछ कंपनीज आज भी FY08 से नीचे ट्रेड कर रही हैं, अच्छा। मार्केट कैप के हिसाब से। 10 साल पहले जो 10 मार्केट कैप था वो अभी तक नहीं अभी आया। तक नहीं आया। अच्छा, कारण क्या है आगे बताऊंगा आपको मैं, बट कई चीजें ये बहुत जरूरी हैं। तो देखो, शुगर में हम बोलते थे, शुगर में भी कमोडिटी है, बट उसको 20% इथेनॉल का ज्यादा मिला, 7% शुगर का ज्यादा मिला। आप कितना भी माल बना लो, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, सही बात है। रियलाइजेशन ज्यादा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, राइट। तो फिर आपको पी नहीं मिलेगा कभी भी। इसमें वही है, अगर सही साइकिल पकड़ लिया आपने, अगर आपने सही साइकिल पकड़ लिया कि भैया ग्रोथ आ रहा है, इकोनॉमी भी राइट होगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा और पैसा भी ज्यादा कंपनीज को मिलेगा, देन आपका फिर सीमेंट में बहुत पैसा अच्छा, बनेगा। अभी मुझे आप इसके सीमेंट के बारे में ये बताइए कि इसमें बड़े प्लेयर्स किस तरह से मार्केट को डोमिनेट करते हैं, किसे उनके कंट्रोल में रहता है, या फिर क्या सीमेंट को रीजन वाइज ऐसा देखना चाहिए, कैसे इस मार्केट को समझे कैसे? देखो, इंडिया में ना 4 ग्रुप्स ना 50% मार्केट को होल्ड करते हैं। अच्छा, 4 बड़ी कंपनियां मिल के हाँ, ग्रुप्स है, हाँ। होलसेल लाफाज, बिरला ग्रुप, श्री सीमेंट, डालमिया, ये 4 बड़े हैं, ठीक है ना। सो छोटे छोटे प्लेयर्स का कभी भी प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं होता, बड़े ही डिसाइड करेंगे क्या भाव में बेचना है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रीजन वाइज देखो सारा कुछ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ये बहुत जरूरी है। 5 रीजन बना दिए 5 सीमेंट के लिए। रीजन बना दिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप बोलो कि सीमेंट कंपनी लेनी है कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीजन में, किस रीजन में आप देखना चाहते हो। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत साउथ फर्क में पड़ता या है। ईस्ट में, उससे क्या तो फर्क अगर आप पड़ेगा? डेटा देखो, FY लास्ट 3 साल का देखो, डेटा देखो, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी एडिशन कहां पे हुई, नए प्लांट कहाँ है? नए प्लांट कहां पे आए, तो आपको डेटा दिखेगा कि लास्ट में ईस्ट और साउथ में सबसे ज्यादा प्लांट आए, अच्छा, साउथ और ईस्ट दोनों जगह ईस्ट में आए। फिर आप देखो कि यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ, 19 में जो डेटा है उसके हिसाब से सेंट्रल में यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, सेंट्रल में और नॉर्थ में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन अच्छा, हो तो रहा है। कैपेसिटी आप कह रहे हैं साउथ और ईस्ट में आ रही है, यूटिलाइजेशन सेंट्रल और नॉर्थ में हो रहा है। बिल्कुल सही है। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर आप बोलोगे कि भैया अगर आपको खेलना है तो आप वो कंपनीज खेलो जो नॉर्थ में है या सेंट्रल में है।
क्योंकि वहाँ capacity जैसे utilization मोतीलाल better जी होता बोलते हैं श्री सीमेंट हुआ, जेके लक्ष्मी हुआ या एसीसी हुआ, ऐसी कंपनीज है बिकॉज रीजन वाइज कहाँ पे है, जहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा ना आ रही हो और यूटिलाइजेशन बढ़ रहा हो। See, ये बहुत सारे अभी एनसीएलटी केसेस भी सॉल्व हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर और कैपेसिटी आ रही होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? वो नजर रखनी पड़ेगी। वो नजर रखनी पड़ेगी, वो सब वो डेटा नजर आता है, वो रखनी सब पड़ेगी। डेटा आता है। जैसे बिनानी का भी एनसीएलटी का अप्रूव हुआ, तो आपको पता चलना चाहिए अगर बिनानी का आ जाएगा तो बिनानी का प्लांट किस रीजन में है। हाँ। अगर बिनानी का भी 5-6 मिलियन टन कैपेसिटी आ जाता है उस एरिया में और प्लांट चालू हो जाता है, फिर प्राइसिंग पावर नहीं आएगा। तो यही गुजरात में यही हो रहा था। सो आपको ये भी देखना है, क्योंकि अगर इतना कैपेसिटी फिर बेचने के लिए कोई ना कोई माल आ गया उस एरिया में, सही बात है, तो आपका प्राइसिंग फिर तो भाव नहीं बढ़ रुक पाएगा। जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये आपको रीजन वाइज ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर। कंपनियों को कैसे समझना है कि कौन, अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ भाई, अल्टीमेटली तो कंपनी समझनी है, राइट? जब आप ये कह रहे हो कि रीजन समझ लिया, इंडस्ट्री समझ ली, अब मुझे कंपनी समझाइए। कंपनी को समझने का फॉर्मूला क्या है? सीमेंट कंपनी को कैसे समझे? क्योंकि आमतौर पर हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ईवी वर्सेस इबिटा पर टन। हाँ, देखिए हमने ना वो डॉलर टर्म्स में वो भी बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें हमने क्या किया है, कंपनीज को ना इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक बड़ी कंपनीज, एक छोटी कंपनीज। ठीक है। सो पहले तो क्या होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ईवी पटन देखो, जैसे आपने बोला, ठीक है। ईवी पटन इज नथिंग, जैसे कि हम पीई बोलते हैं नॉर्मल कंपनीज में, इसमें कमोडिटीज में ईवी पटन बोलते हैं कितना है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि ईवी पटन इज द मोस्ट बकवास थिंग टू सी। उसको सिर्फ अगर कोई बोलता है कि भैया कोई कंपनी 200 ईवी पर टन पे ट्रेड कर रही है और ये 50 ईवी पर टन पे ट्रेड कर रही है तो इसको ले लो, वो कभी मत करो, बिकॉज उसके पास पीछे रीजन है। तो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का एक बार उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट्स, रामको सीमेंट, 5 बड़े हैं। ये डेटा आपके पास आ रहा है। अभी आप देखोगे इसका वैल्यूएशन ईवी पर टन जो है, तो 100 से लेके 200 तक ट्रेड करती है कंपनीज। 100 से $100 से $200। बिल्कुल ठीक है। अभी आप बोलोगे वीरेंद्र इतना फर्क क्यों है? तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल जैसे श्री सीमेंट देखिए, श्री सीमेंट आज की डेट में सबसे महंगी कंपनी इंडिया में। ओके। सबसे महंगी कंपनी है। 200 ईवी पर टन, $200 पर टन। ठीक है, वो है। अभी आप अंबुजा सीमेंट देखो, अंबुजा सीमेंट है कुछ 120 पर टन पे ट्रेड कर रही है। तो इतना फर्क क्यों है? अगर आप देखो, जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किस में है, श्री सीमेंट जो है आज की डेट में उसका जो कॉस्टिंग है सारे इंडिया में सबसे सस्ता है। अच्छा, सबसे कम भाव में वो सीमेंट बना तो रहा है। कॉस्ट पर टन, अगर कॉस्ट पर टन देखोगे कुछ 3275 इसका है। 3275 रुपए पर टन के हिसाब से वो कॉस्ट पे बना रहा है सीमेंट। बिल्कुल। एसीसी का कितना है? 3800। तो ये फर्क हो गया ना। 20% ज्यादा कॉस्टिंग है उसकी। एसीसी की। और अगर आप एबिटा पर टन देखोगे, कामकाजी मुनाफा पर टन देखोगे, तो श्री सीमेंट का है 1113। ओके। एसीसी का कितना है? 500। इतना फर्क? ओहो, मतलब ये तो दुगुने से ज्यादा बना रहा है। तो इसीलिए मतलब एसीसी के मुकाबले में पर टन इनका कामकाजी मुनाफा दुगुना, मतलब इसका मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कंपनी की सीमेंट प्रोड्यूस, सस्ता सीमेंट बनाने की और बेचने की जो ताकत है, वो दोनों ही इनके पास है। सर अब देखिए, श्री सीमेंट ने अपना कैपेसिटी, एक तो होता है कि आज देख रहे हैं क्या हुआ, एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट 5-10 साल देखो, 5-10 साल में उसने कैपेसिटी कितना बढ़ाया। कमोडिटी में सबसे जरूरी चीज क्या देखने की है, अगर आपका कैपेसिटी बढ़ा भी है तो वो कैसे बढ़ा है? पैसा बाहर से लिया है, डेट लिया है, कि आपका इंटरनल कैश फ्लो से हुआ है। अच्छा। श्री सीमेंट का कैपेसिटी 13 मिलियन टन से कुछ अभी 36 मिलियन टन है और जीरो डेट। अच्छा, सब कमा के बन रहा है। जीरो डेट। रामको सीमेंट्स 0.4 मिलियन टन से 20 मिलियन टन का कैपेसिटी हो जाएगा और उसका कुछ 1000 करोड़ का डेटी है। बस तो मतलब बिना डेट लिए अगर आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो और एफिशिएंट हो, ये तो गोल्डन वो हो गया है। तो इसीलिए उसको इतना वैल्यू मिलता है। अभी आप छोटी कंपनीज को देखो, ये मैं बहुत जरूरी है पॉइंट बताना, बिकॉज हम बोलते हैं कि छोटा कंपनी 50-60 मिलियन टन ईवी पर टन पे ट्रेड करता है, तो उसका रीजन देखिए आप, जेके लक्ष्मी, ओरिएंट सीमेंट, इंडिया सीमेंट, देखो इनमें हो सकता है पैसा बन जाए, वो ट्रेडिंग का पैसा होगा जो बन जाएगा, पर इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से मुझे नहीं समझ आता वो। ठीक बात है। कैपेसिटी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 1/3 कैपेसिटी है, किसी का 8 मिलियन टन है, किसी का 12 मिलियन टन है। अगेन आप देखो इसका एबिटा पर टन, अभी ये लोग क्या ईवी पर टन के हिसाब से देखो तो 50-50 60-60 ईवी पर टन पे ट्रेड करते हैं। इसका एबिटा पर टन कितना सर? 400, 450 मुश्किल से। श्री सीमेंट का, रामको का, उसका कितना था? 1100, तो 1/2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेट डेट टू एबिटा बहुत जरूरी है। तो जैसे श्री सीमेंट में तो डेट लगभग जीरो है। हाँ। अब देखिए अभी ओरिएंट में कितना है? ओरिएंट में 5 गुना से ज्यादा, 5 गुना से। इंडिया सीमेंट में कितना है? 5। सो अगर आपको सस्ता चाहिए, सस्ते होने का कारण है,
सस्ता होने का कारण इसलिए बिकॉज वो एफिशिएंट नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है, और जो भी कैपेसिटी बढ़ाई है डेट से बढ़ाई है। Correct. तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है देखने के लिए। तो अब मुझे ना आप दो कंपनियां समझाइए, एक अच्छी और एक कम अच्छी या खराब, जिसको भी तो श्री सीमेंट, जैसे मुझे आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि श्री सीमेंट की एक अच्छी बैलेंस शीट, बढ़िया मजबूत वाली कंपनी है, तो इस कंपनी को कैसे देखना है? नहीं सर, वो देखो मैं ना हमेशा सुनता रहता हूँ कि इंडिया सीमेंट जितना सस्ता कंपनी है, और सस्ता भी है। लास्ट 5-6 साल से हमने कितनी बार देखा, बीच में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी मान लिया था उसका। और फिर एक मैं रामको सीमेंट्स देखता हूँ, और दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल, देख रहे हैं, और इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है आज की डेट में। Okay. उसका कुछ 17 मिलियन टन का कैपेसिटी है रामको का, इंडिया सीमेंट्स का 15 मिलियन टन कैपेसिटी है आज की डेट में कैपेसिटी है। Okay. तो इसलिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अभी आप रामको सीमेंट से चालू करते हैं, उसने जो डेट था 6 साल पहले 7 साल पहले, वो 2700 करोड़ डेट था। ओके। आज के टाइम में जो नेट डेट है वो 1000 करोड़ है। कम कर लिया, डेट कम कर लिया, कैपेसिटी बढ़ा ली, 12 मिलियन टन से 16.5-17 मिलियन टन ऑलमोस्ट कैपेसिटी कर ली, डेट कम कर लिया, और कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50% बढ़ा ली। ठीक है। 50% डेट कम, 50% कैपेसिटी ज्यादा कर ली। उसका रियलाइजेशन देखिए 4000 से कुछ 4500 हो गया। उसका एबिटा पर टन अभी भी 850 कमाता है इन अ बैड इंडस्ट्री जिसने कुछ किया नहीं है। अभी आप इंडिया सीमेंट की तरफ देखिए, इंडिया सीमेंट ने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, अच्छा 15 मिलियन टन लास्ट में, और डेट बढ़ा दिया, और डेट उसका 2700 से 3500 कर दिया। हाँ, मैं नेट डेट देख रहा हूँ, नेट डेट 2300 करोड़ से 2700 करोड़ हो गया। तो आपका डेट बढ़ गया, कैपेसिटी नहीं बढ़ी। आपका एबिटा पर टन अभी 500 है, 500 कंपेयर टू रैमको विच इज 848। सो आपका 40% कम से कम एबिटा पर टन कम है, कामकाजी मुनाफा कम है। करेक्ट। पर आप बोलोगे वरिंदर यार, एक मुझे 100-110 ईवी पर टन पे मिलता है और एक मुझे 50 पे मिलता है, फिर वो आपके ऊपर है। आपको सस्ता लेना है कि आपको अच्छा लेना है? नहीं तो अगर एक बात कई बार ये भी कही जाती है सीमेंट कंपनी में कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर यही प्लांट आपको वापस आज लगाना पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसके बेसिस पे नहीं लेना है। सर मैं हमेशा कमोडिटी में देखता हूँ कि ग्रोथ कहाँ पे है ओके। और एफिशिएंट कौन है। हाँ। सो अगर मैं बोलूं कि रिप्लेसमेंट वाला, तो एनसीएलटी में कितने केसेस हैं, आप एनसीएलटी में कितने मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर देखो सबसे जरूरी इसमें क्या चीज है कि अगर इंडस्ट्री का साइकिल बदला तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, किसको फायदा होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, जो बहुत एफिशिएंट होगा। करेक्ट। कमोडिटी में हमेशा बेस्ट प्लेयर जिसको नॉलेज है, जिसने लास्ट के 10-20 साइकिल देखे हैं, ऊपर नीचे देखे हैं, इवन डाउन साइकिल में उसने एफिशिएंसी मेंटेन की है, डेट नहीं लिया हुआ, वही सबसे बढ़िया है। तो बिल्कुल, तो सीमेंट कंपनियों को समझने का सिंपल फॉर्मूला पूरी रिसर्च आपको मिल चुकी है रिसर्च गुरुकुल में, और वो ये कि पहली चीज आपको देखना है कि कितना बड़ा प्लेयर, बड़ा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, किस रीजन में है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, सही जगह होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कंट्रोल में कर लेते हैं और फ्रेट कॉस्ट कितनी कंट्रोल में करते हैं। चौथा, जो ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा, वो आप कितना अच्छा बना सकते हैं। पांचवा, कर्ज आपके पास कम से कम हो या ना हो, ये बहुत जरूरी है। और छठा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यूटिलाइजेशन लेवल, जितनी कैपेसिटी है उसका आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ये 5-6 पैरामीटर देख लिए और उसके बाद इंडस्ट्री में जो संकेत आ रहे हैं धीरे धीरे रिवाइवल के, ये रिवाइवल अगर पिछले साल से जो शुरू हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल आगे और बढ़ गया, तो जो सबसे बढ़िया और एफिशिएंट कंपनियां हैं वो आपको भरपूर मुनाफा देगी। तो थोड़ी रिसर्च आप फिर से करिए, काफी कुछ वरिंदर ने करके आपको बता दी। तो आज हमें सीमेंट अच्छी तरीके से और आपने बहुत अच्छे से लास्ट के जो सारा गेट टुगेदर किया, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया सारा कुछ, मैं खुद समझ गया ज्यादा। मैं अच्छे स्टूडेंट की तरह ध्यान लगा कर सुन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक और बेहतरीन लेसन के लिए जो हमें सीमेंट पर सीखने को मिला।